ओके, तो चलिए आइए, दिस इज चैप्टर 14, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, तो टीडीएस टीसीएस थोड़ा सा लेटर आएगा, बाकी काफी सिंपल सिंपल चैप्टर है। आइए देखें, मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एटसेट्रा, explain the provisions relating to payment of tax, interest, penalty and other amounts. Payment of tax, interest, penalty and other amounts, amount deposited to be credited to the electronic cash ledger. बेसिकली आपके इस साइड के दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैश लेजर बेसिकली देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एज ए स्टूडेंट हमें अलग अलग फॉर्म्स में पेमेंट करनी होती है। देयर माइट बी पेमेंट टुवर्ड्स रेंट, पेमेंट टुवर्ड्स फूड, पेमेंट टुवर्ड्स फीस, और भी मान लो थोड़े बहुत मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, कुछ ग्रोसरी हम लोग आपके बिहाफ पर मंगाते होते हैं, फिर आपसे वापस से चार्ज कर रहे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो तब मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, आपने ऑन अकाउंट डिपॉजिट करा दी, वो आप ही के अकाउंट के नाम पर डिपॉजिटेड है। फिर उसके बाद आपने कहा कि भैया आप इसमें से इतने इतने फीस के नाम पे और इतने इतने रेंट के नाम पे और इतने इतने फूड के नाम पर निकाल लीजिए। तो वो हो गया कि कैश लेजर में पैसे हैं, फिर उसके बाद उसका हमने यूटिलाइजेशन किया। ऐसे ही क्रेडिट लेजर, अब मान लो यहाँ पर भी कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट टाइप का सा फंडा होता, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी कुछ पेमेंट कर सकते थे। तो ठीक है, काफी सिंपल सिंपल बातें हैं। आइए, explain the provisions relating to payment of tax, interest, penalty and other amounts. Payment of tax, interest, penalty and other amounts, amount deposited to be credited to the electronic cash ledger. Every deposit made towards tax, interest, penalty fee or any other amount by a person, by internet banking, by using credit or debit card, by NEFT or by RTGS or by such other mode and subject to such condition as may be prescribed, shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed. Electronic cash ledger means the electronic cash ledger referred to in 49.1. The cash ledger contains a summary of all the deposits, payments made by a taxpayer. Cash ledger is maintained on the GST portal. ITC to be credited to electronic credit ledger, जो भी ITC है वो आपका credit ledger के अंदर reflect होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट इन कैश लेजर, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हमें वेरियस फॉर्म्स में पैसे देने हैं, ऐसे सपोज जीएसटी के अंदर भी आपको अलग अलग टाइप्स की पेमेंट करनी होती है। देयर आर पेमेंट ऑफ द मेन थिंग ऑफ टैक्स ऑब्वियसली, देन देयर माइट बी इंटरेस्ट, आपने कुछ डिलेड पेमेंट करा, देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज एटसेट्रा। तो आप कैश लेजर में से तो कोई भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट लेजर में से सिर्फ और सिर्फ टैक्स की ही पेमेंट अलाउड है, और कोई पेमेंट आपको क्रेडिट लेजर में से अलाउड नहीं है। ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। मतलब मान लीजिए आपको 10,000 रुपीज की पेनल्टी देनी है और आपके क्रेडिट लेजर में 50,000 रुपए भी पड़े हैं, बट तब भी आप नहीं पेमेंट कर सकते उससे, आपको कैश लेजर से ही कंपल्सरीली पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, आइए पढ़ते हैं। The amount available in cash ledger might be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fee, or any other amount payable under the provisions of this Act, or the rules made thereunder in such manner and subject to such condition as may be prescribed. Headwise information is to be maintained. In cash ledger, information is kept minor headwise for each major head as follows. Major heads हैं आपके IGST, CGST, SGST, UTGST and cess. Minor heads हैं tax, interest, penalty, fee and others. बेसिकली हर एक के अंदर अंदर अलग अलग होगा। आईजीएसटी का टैक्स, आईजीएसटी का इंटरेस्ट, आईजीएसटी की पेनल्टी, आईजीएसटी की फीस, अदर्स, फिर सीजीएसटी का टैक्स, सीजीएसटी का इंटरेस्ट, सीजीएसटी की पेनल्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर है हेड वाइज यूटिलाइजेशन इज परमिसिबल. The amount available in the cash ledger can be utilized for payment of any liability for the respective major and minor heads. For example, तो मैं बता देता हूँ पहले से, आईजीएसटी का टैक्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी के टैक्स पेमेंट में ही इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। आईजी सीजीएसटी के पेनल्टी वाले कैश लेजर में आपने कुछ डिपॉजिट कराया तो वो सीजीएसटी के पेनल्टी में ही यूज कर सकते हो, कहीं और नहीं। एक बार ही पढ़िए, ये जो 3-4 छोटे छोटे पैरा हैं, 2 एग्जाम्पल तक पढ़िए।
ओके, फिर लिखा है एक सेकंड थोड़ा दिख नहीं रहा, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट इन क्रेडिट लेजर फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। हाँ, अब देखो वो वाली चीज समझ आएगी। पिछले पेज पे लास्ट में लिखा हुआ था कि कैश लेजर से तो तुम कुछ भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी फी कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, परंतु क्रेडिट लेजर में देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा है फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स की पेमेंट में यूज होता है, कहीं और यूज नहीं कर सकते आप। क्या लिखा है? फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर CGST IGST एक्ट, the amount available in the credit ledger might be used for making any payment towards tax under this act or under the IGST act in such manner and subject to such condition and थोड़ा कम दिख रहा है, such time as may be prescribed. The manner of utilization of credit ledger, तो अभी फिर से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। पहले आप IGST वाला इस्तेमाल करेंगे, उसे खत्म कर देंगे। पहले IGST इनपुट से IGST आउटपुट की पेमेंट कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा। फिर IGST और क्रेडिट बढ़ा है, SGST CGST किसी भी रेशो में पे ऑफ कर दीजिए। आई थिंक ये ऐसा सही कंसेंसस निकला था उस दिन। फिर उसके बाद आपके पास फिर CGST और SGST क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिस्पेक्टिव पेमेंट्स ऑफ CGST एंड SGST। बट एक लाइन एक 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 सेंटेंस एक रामबाण की तरह काम करता है कि कोई भी इंसान मतलब बेसिकली यू कांट यूज योर CGST oblique SGST credit till the completion of मतलब till you finish off your IGST credit। ठीक है, तो इसके बाद ये सब सेम बातें लिखे हैं। हाँ जी स्नेहा पूछिए। भैया एक आपका एग्जाम अभी जो टेस्ट दिया था उसमें क्वेश्चन था, तो अगर सपोज आपका आईजीएसटी में बैलेंस नहीं है तो हम सीजीएसटी से पहले आईजीएसटी पे ऑफ करेंगे या फिर पहले सीजीएसटी से सीजीएसटी? उसमें था मेरा आईजीएसटी का बैलेंस कुछ नहीं, आईजीएसटी का आउटपुट लाइबिलिटी सपोज 40,000 थी एंड मेरा क्रेडिट नहीं था आईजीएसटी कुछ का। भी कर सकते हैं आई थिंक उसमें। बाकी ऐसा लिखा था क्रेडिट, आई थिंक पहले CGST से पहले CGST हाँ दोगे, उसके बाद दो 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 दोगे फिर IGST। हाँ हाँ ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आइए, ये पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे 14.3 पे, रिफंड ऑफ बैलेंस इन क्रेडिट लेजर, sorry, refund of balance in electronic ledger, the balance in electronic cash or credit after payment of tax, interest, penalty fee or any other amount might be refunded। अब ये वाली चीज बहुत ही कैजुअल से वे में लिख दी इसने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली कैश लेजर में कौन सा अमाउंट है जो आपने खुद ने जमा कराया है, मान लो आपने देखा कि लमसम मिला के ये वो मिला के कुछ 18,500-19,000 रुपए बनता है, आपने एक बार 20,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए, फिर उसके बाद उसमें से बोल दिया इतना यहाँ इतना यहाँ इतना यहाँ, तो आपके पास 1,000-1,500 रुपए टाइप थोड़े बहुत बच गए उसमें। आप उसका रिफंड हाँ ले सकते हो, आपको कैश लेजर का तो रिफंड बड़ी शराफत से मिल जाता है, परंतु क्रेडिट लेजर का रिफंड आपको नहीं मिलता। क्रेडिट लेजर का रिफंड आपको नहीं मिलता, ये चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में एक्सपोर्टर्स वगैरह को और एक कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वगैरह हमने पढ़ा होगा, इन्हीं लोगों को मिलता है। कुछ लोग जिनके लिए थोड़ा सा नया है वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भैया यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है क्रेडिट लेजर भी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आगे जाकर एक पूरा का पूरा चैप्टर है टॉक्स अबाउट रिफंड्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, यहाँ पर आ जाएगा कि आपको क्या क्या देना है। ठीक है, all liabilities of a taxable person under this act shall be recorded and maintained in electronic liability register in such manner as may be prescribed. For order of discharge of liabilities, every taxable person shall discharge his tax and other dues under this act of the rules made thereunder in the following manner, namely self-assessed tax and other dues related to returns of previous tax periods। मतलब जो आप पैसे देंगे वो पहले टैक्स सेल्फ असेस टैक्स के लिए जाएगा, चलो फिर सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज, अच्छा तो पहले पुराने टैक्सेस के लिए जाएंगे। तो मान लो आपका पिछले 3-4 महीने का कुछ ड्यू है, आपने थोड़े बहुत पैसे दिए, बोला ये इस महीने का मान लो नहीं, ये पुराने महीने के माने जाएंगे। सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। तो उसके बाद any other amount payable under this act or the rules made thereunder including the demand determined under 73-74। हम में से कईयों ने पढ़ा हुआ है 73-74 वे नॉन फ्रॉड और फ्रॉड केसेस होते थे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे आगे अच्छे से। Incidence of tax deemed to have been passed,
ये वाली लाइन भर भर के हम लोग रिफंड चैप्टर के अंदर और अच्छे से सुनेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ ऑल्सो बिकॉज हम में से कईयों ने पढ़ा हुआ है पहले। तो जैसे हमारा आपका सेटअप है, मैं सप्लायर और आप लोग रिसिपिएंट, वही जो सेम एग्जांपल मान लीजिए हमने आपको 1 लाख रुपीस का बिल दिया, तो 1 लाख प्लस 18%, 1,18,000 का हमने आपको बिल दिया, आपने हमें पेमेंट कर दी, खत्म। अब मान लीजिए आगे जाके कभी आता है कि ये वाली चीज तो एग्जाम थी या इस पर तो टैक्स नहीं बनता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं सरकार के पास पहुंच गया कि देख भाई, मैंने देख स्टूडेंट एबीसी इसके नाम पर तेरे को 18,000 जमा कराए थे, इस तरीके से 50 60 70 बच्चों के नाम है, मेरे को रिफंड दो। अब क्या, अब देखो पहले पहले प्रैक्टिकली देखो, क्या मेरे को रिफंड मिलना बनता है? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जेब से थोड़ी ना दिए हुए थे। अगर मैंने अपनी जेब से दिए दिए होते तो मेरे को रिफंड मिलना बनता, लेकिन मैंने तो तुमसे लेकर दिए हुए थे ना, तो मेरे को रिफंड मिलना बनता नहीं है। तो इसीलिए सरकार मेरे को रिफंड नहीं देगी। क्या क्या चीज लिखी है देखिए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज डीम्ड टू हैव बीन पास। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हाँ भाई, दिया भले ही सप्लायर ने है, लेकिन क्योंकि जीएसटी में इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास कर देना अलाउड होता है रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट से कलेक्ट करना पूरी तरीके से अलाउड है, इसीलिए तुमने भी बेटा पक्का ही रिसिपिएंट से लेके दिया होगा, इसलिए तेरे को रिफंड मिलना नहीं बनता। ये वाली चीज हम लोग रिफंड चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे। आइए, incidence of tax deemed to have been passed, every person who has paid the tax on goods or services or both under this act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient. Okay. For explanation for the purpose of this section, date of credit in government account is date of deposit. The date of credit to the account of the government in the authorized bank shall be deemed to be the date of deposit in the cash ledger. The expression tax dues means the tax payable under this act and does not include interest, fee, and penalty. Other dues means interest, penalty, fee, or any other amount payable under this act or the rules made thereunder. Authorized bank shall mean a bank or a branch of a bank authorized by government to collect the tax or any other amount payable under this act. Okay, ये पढ़िए, इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज। भैया एक डाउट है। हाँ जी, जो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन होता है, इट इज क्लियरली गिवन एवरीवेयर कि क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड। दैट मींस के सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते ना, और वाइस वर्सा। तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है, मतलब उनका क्या आपस में? नहीं, क्योंकि बेसिकली देखो, आप एटलीस्ट मैं जैसे आपने पूछा तो मैं ऐसे प्रोसेस करूंगा इसको कि क्या मध्य प्रदेश का एसजीएसटी हरियाणा के एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, ऐसे ही। तो सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, इलस्ट्रेशन ओके, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑर्डर relating to utilization of ITC and order of utilization of ITC. Utilization of ITC and its order, the relevant provisions are as under. Utilization of ITC subject to certain conditions, notwithstanding anything contained in 49. The ITC on account of central tax, state tax, union territory tax shall be utilized towards payment of integrated tax, central tax, state tax, or union territory tax, as the case might be, only after the ITC available on account of integrated tax has first been utilized towards such payment. जैसे हमारी बात हुई, आपके पास एसजीएसटी सीजीएसटी तभी अलाउड है जब आप आईजीएसटी का इस्तेमाल कर चुके हो। Order of utilization of ITC, notwithstanding anything contained in this chapter, subject to this, the government, on the recommendation of the council, prescribe the order and manner of utilization of ITC on account of integrated tax, central tax, state tax, or union territory tax, as the case might be, towards payment of any such tax. एक बार पढ़िए आप लोग, बहुत ही सिंपल बात है।
चलिए उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. Maintenance of cash ledger. The cash ledger shall be maintained in form this for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee, or any other amount on the common portal for crediting the amount deposited and debiting the payment therefrom towards tax, interest, penalty, fee, or any other amount. Generation of challan. Any person or a person on his behalf shall generate a challan in form GST PMT 06 on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards tax, interest, penalty, fee, or any other amount. Validity period is 15 days. The challan in form this generated at the common portal shall be valid for a period of 15 days. फिर modes of deposit of amount in cash ledger आप कैसे भी कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS या फिर कैश डिपॉजिट भी 10,000 रुपए तक कर सकते हैं. OTC payment restriction up to 10,000 not applicable in following cases. The restriction for deposit up to 10,000 per challan in case of OTC shall not apply to deposits to be made by government department or any other deposit to be made by person as may be notified by the commissioner, proper officer, or any other officer authorized to recover outstanding dues from any person, whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of movable or immovable properties, proper officer or any other authorized officer. ठीक है. For additional provision, supply of OIDR services from outside India to non-taxable online recipient. आपको ध्यान हो तो ये हमने compulsory registration के अंदर पढ़ा था कि अगर आप OIDR services provide करते हैं तो to non-registered recipients तो आपको compulsorily register कराना है. क्या लिखा है? A person supplying OIDR from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 may also make the deposit through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial something. Commission to be borne by the payer. जो भी बैंक के भी charges लगेंगे वो तुम्हें ही bear करने हैं. Payment by unregistered supplier using TIN. Any payment required to be made by a person who is not registered under the Act shall be made on the basis of a temporary identification number. Mandate form for NEFT, RTGS payments, ठीक है. फिर SIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर. जब आपका अमाउंट पहुंच जाएगा सरकार के पास तो SIN जनरेट कर दिया जाएगा. On successful credit of the amount to the concerned government account maintained in the authorized bank, a SIN shall be generated by the collecting bank and the same shall be indicated in the challan. Credit in electronic cash ledger on receipt of SIN. जब आपने SIN सरकार को दिखाया तो उतना अमाउंट वहां पर भेज देंगे. On receipt of SIN from the collecting bank, the said amount will be credited to the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit has been made, and the common portal shall make available receipt to this effect. Representation on bank or to bank or non-generation of SIN despite payment. अगर भाई हमने तो पेमेंट करी थी लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये वो ठीक है. Credit of TDS, TCS, any amount deducted under 51 or collected under 52 and claimed by the registered taxable person from whom the said amount was deducted, or as the case might be collected, shall be credited to his electronic cash ledger. ठीक है. भाई जो भी TDS और TCS कटा वो आपके कैश लेजर के अंदर जाएगा, ना कि क्रेडिट लेजर के अंदर. ठीक है. फिर refund amount to be debited. Where a person has claimed refund of any amount from the electronic cash ledger, the said amount shall be debited to the cash ledger. Credit on account of rejection of refund. अगर आपने refund मांगा तो उतने से आपका वो वाला ledger reduce हो जाएगा. फिर आगे जाके आपका refund reject हो गया तो फिर से आपका वो वाला credit increase कर दिया जाएगा. The refund so claimed is rejected either fully or partly. The amount debited under 8710 to the extent of rejection shall be credited to the electronic cash ledger by the proper officer by an order made in this. Communication of discrepancy to jurisdictional officer. A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his cash ledger communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the manner in his cash ledger. Communicate the same to the officer exercising jurisdiction. ठीक है. फिर rejection of refund on rejection of appeal. The refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected. ठीक है. Okay. फिर electronic credit ledger. Write a note on credit or ITC. Maintenance of credit ledger by person eligible for ITC. To debit in ledger
रिफंड ऑफ आईटीसी टू बी डेबिटेड, वही अगर आपने रिफंड मांगा तो उतने से आपका क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा। फिर आगे जाके रिजेक्शन ऑफ रिफंड, तो फिर से आपके क्रेडिट में इंक्रीज कर दिया जाएगा। नो डायरेक्ट एंट्री इन द लेजर, हम और तुम हमारे आईटीसी की फिगर्स को छेड़ नहीं सकते, जो भी खुद ब खुद आएंगी वही आएंगी। कम्युनिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी टू जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, हाँ तुम्हें अगर उस पर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो तुम सरकार के साथ कम्युनिकेट करो। A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic credit ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter to the common portal in this. Deem rejection of refund. A refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected, or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal. Okay. For electronic liability register, write a short note on liability register, maintenance of liability register. The electronic liability register specified under 49(7) shall be maintained in this for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount on the common portal, and all amounts payable by him shall be debited to the said register. Debits in the register. तो basically यहाँ पर है कि आपसे सरकार को क्या क्या लेना है। The electronic liability register of the person shall be debited by the amount payable towards tax, interest, late fee or any other amount payable as per the return furnished, जितना भी आपको देना है। The amount of tax, interest, penalty or other amount payable as determined by proper officer in persons of any proceeding under the act or as ascertained by the said persons. The amount of tax and interest payable as a result of mismatch under 42, 43 or 50 or any amount of interest that may accrue from time to time. Liability to be paid by debiting cash or credit ledger or corresponding credit in इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो वही जब भी तुम पे करोगे तुम्हारा जो भी क्रेडिट या कैश लेजर था वहां से रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। फिर पेमेंट फ्रॉम कैश लेजर, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रिलीफ बाय एपलेट अथॉरिटी इन द रजिस्टर, अगर आपका कुछ पेनल्टी टैक्स वगैरह ये एपलेट अथॉरिटी रिड्यूस कर देती हैं तो उतने से आपका भी वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। Adjustment of reduction in penalty in the register, सेम ही बात है। Discrepancy in liability register to be communicated. A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his liability ledger, communicate the same to the officer. ठीक है। फिर explain the provision relating to identification number for each transaction. पढ़िए देखिए क्या है। चलिए फिर उसके बाद है CPIN, SIN, BRN, EFPB. What are CPIN, SIN, BRN, EFPB? CPIN stands for Common Portal Identification Number. It is created for every challan.
successfully generated by the taxpayer. It is a 14 digit, ये 14 याद करने का देखिएगा. It is a 14 digit unique number to identify the challan. CPIN remains valid for a period of 15 days. तो बेसिकली जब आपने चालान जनरेट किया तो CPIN होता है, फिर उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, पेमेंट हो जाती है, तो वही SIN में कन्वर्ट हो जाता है. आइए, SIN or is generated by the bank once payment in lieu of a generated challan is successful. It is a 17-digit number, that is 14-digit CPIN plus 3-digit bank code. SIN is generated by the authorized bank or RBI when payment is actually received by such authorized banks or RBI and credited in the relevant government account held with them. It is an indication that the payment has been realized and credited to the appropriate government account. SIN is communicated by the bank to taxpayer as well as to the GSTN. BRN is bank reference number, ठीक है. AFPB stands for electronic focal point branch, etc. etc. कुछ है नहीं, कुछ खास. फिर ये चीज देखें, how do the new payment systems benefit the taxpayer and the commercial tax department? No more queues and waiting. तो ये जनरल बातें हैं जो कि ओवरऑल ही ऑनलाइन की पॉजिटिव चीजें हैं. No more queues and waiting for making payment, as payments can be made online 24/7. Instant online receipts for payment made online. Tax consultants can make payment on behalf of the clients. Single challan form to be created online, replacing the 3 or 4 copy challan. Revenue will come earlier into the government treasury as compared to the old system. Greater transparency. Online payment made after 8 p.m. will be credited to the taxpayers' accounts on the same day. Okay. फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. तो GST में लगभग सारी ही जगह पे 18% का रेट है, इसलिए लाइफ थोड़ी सी आसान है. देखिए, आइए, interest payable on delayed payment of tax not exceeding 18%. Every person is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the government within the period prescribed, shall, for the period for which tax or any part thereof remains unpaid, pay on his own interest at the rate of 18% per annum. 18% का आपको इंटरेस्ट देना है. Calculation of interest. The interest under 51 shall be calculated in such manner as may be prescribed from the day succeeding the day on which the tax was due to be paid. Thus, the period of interest will be from the date following the due date of payment to the actual date of payment of tax. Interest on excess claim of credit, excess reduction of output tax liability, उस पर 24% है. ये वाला मतलब इस वाले 24% की उतनी एप्लीकेशन तो नहीं पाएंगे आप लोग. एक बारी पढ़िए प्लीज.
ओके सॉरी, तो अगर आपने एक्सेस क्रेडिट लिया हुआ है तो उस केस में फिर 24% वगैरह बोला गया, ठीक है। ये उसकी उतनी एप्लीकेशन नहीं नजर आएगी आपको, वो 18% का ही मोस्टली जगह पर होगा। फिर आइए आगे इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ये वो है जो हमने फर्स्ट डे बात करी थी। जिन लोगों के लिए एकदम ही नया है उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकियों के लिए बहुत सिंपल होगा। जो हमने वो कहानी डिस्कस करी थी कैंटीन वाली, बेसिकली अगर आपने क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर 53 रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो जिसका क्रेडिट इस्तेमाल हो गया उसको फायदा हुआ है, जिसके लिए इस्तेमाल हुआ उसको नुकसान हुआ है। तो जिसको फायदा हुआ है उससे जिसको नुकसान हुआ है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने सीजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल करा है फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उस केस में फिर अंदर सीजीएसटी वाले लोग आईजीएसटी वालों को ट्रांसफर करेंगे उतने पैसे। आइए, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी section 53, use of CGST credit to pay IGST. CGST shall be reduced accordingly, transferred to IGST on utilization of ITC availed under CGST Act for payment of tax dues under 39(1). The amount collected as central tax shall stand reduced by an amount equal to such credit so utilized, and the central government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the central tax account to the integrated tax account in such manner and within such time as may be prescribed. In other words, if CGST is utilized towards payment of IGST, there shall be reduction in CGST on such utilization, and the central government shall transfer equivalent amount to the credit of IGST. Thus, in such manner, the central government shall ensure due credit to IGST. Such treatment shall be ensured by this. Explain the provision of IGST Act relating to transfer of ITC on account of utilization of IGST credit for payment of other taxes. वही जो सेम बात, यूज ऑफ आईजीएसटी टू पे सीजीएसटी। तो जिसका क्रेडिट इस्तेमाल हो उसको फायदा हो गया, जिसके लिए इस्तेमाल हो उसको नुकसान हो गया। तो जिसको फायदा टू नुकसान ट्रैवल करता है। तो आईजीएसटी का अगर इस्तेमाल हुआ टू पे सीजीएसटी, तो अब आईजीएसटी वाले लोग सीजीएसटी वालों को ट्रांसफर करेंगे। तो लिखा है सीजी टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू सेंट्रल टैक्स अकाउंट। बेसिकली आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर रही होती है, बट तब भी उतना अमाउंट आपके सेंट्रल टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आई होप सबके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है ये। उस वाली कहानी के थ्रू हम लोगों ने पहली क्लास में काफी डिटेल में बात करी थी। यूज ऑफ आईजीएसटी टू पे यूटीजीएसटी एक्सेट्रा। पढ़िए ये वाला पॉइंट पढ़िए। मैं अटेंडेंस हो गया। अब लोग भाग गए अटेंडेंस के नाम के बाद। दो लोग गायब हो। सच में अभी 42 थे। मैंने फोटो खींच ली, फिर उसका चेक किया 40 है। चलिए, फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे। What will be the tax consequences if IGST is wrongfully collected and paid to central government or state government? बेसिकली आपको जो अमाउंट देना था सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक्सेट्रा, आइडियली आपको सही सही जगहों पर ही देना है वगैरह वगैरह। अब सपोज आपने गलत जगह पर पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी, तो क्या प्रोविजंस है? ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलो यार तुम सब एक ही तो हो, तुम आपस में ही सेटल कर लो। नहीं, वैसा नहीं है। तुम्हारा काम था सही अमाउंट को सही जगह पर ट्रांसफर करना, तो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तुमने एक्स्ट्रा दिया है वहां से रिफंड मांगो और फिर नई वाली जगह पर जमा कराओ।
बट हाँ हम भी थोड़ा सा समझते हैं कि तुम्हारे लिए भी नया 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 है, तो जो जिस जगह पे तुमने लेट पेमेंट करी वहां पे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तुम्हारे से, मतलब वरना तो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी होता, लेकिन हम तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आइए, tax wrongfully collected and paid to central government or state government, IGST paid instead of CGST or SGST, then refund. A, a registered person who has paid integrated tax on a supply considered by him to be an interstate supply, but it is subsequently held to be an intrastate supply, shall be granted refund of the amount of integrated tax so paid in such manner and subject to such condition as may be prescribed. CGST, SGST paid instead of IGST, no interest payable on IGST. भाई उसमें आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बिलीव ये वाली इलस्ट्रेशन नॉर्मल है, आप लोग देखिएगा। टिंग 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 टिंग, काफी सारी इलस्ट्रेशन। अरे वाह, अब ये आ गया टीडीएस। आइए, तो ये टीडीएस में ना थोड़े से इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। तो नंबर बढ़ा नहीं, मैं फिर से लूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा है टीडीएस में? ओके, तो टीडीएस, ठीक है, तो इसको डीटी वाले टीडीएस से एकदम दूर दूर रखिएगा। आइए, तो बेसिकली जैसे डीटी में तो सभी लोग काट रहे होते हैं, टीडीएस यहाँ पर वैसी चीज नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है, थोड़े प्रिलिमिनरी स्टेजेस में। यहाँ पे सिर्फ सरकार और सरकारी अथॉरिटीज वगैरह ही टीडीएस काट सकते हैं, सरकार और सरकारी अथॉरिटीज वगैरह ही टीडीएस काट सकती हैं, और कोई नहीं काट सकता। ये वाली कंपनी, वो वाली कंपनी, रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड, वो नहीं, कोई और टीडीएस नहीं काट सकता, सिर्फ सरकार और सरकारी एजेंसी वगैरह इफेक्टिवली टीडीएस काट सकता है। हर एक ट्रांजैक्शन पर काटेंगे क्या वो लोग? नहीं, वो लोग भी ऐसे ट्रांजैक्शन पर काटेंगे जिसकी कंसिडरेशन 2.5 लाख 2,50,000 नेक्स्ट पेज पर कहीं पर लिखा हुआ होगा, विल सी, उतने पे काटेंगे। आइए पढ़ते हैं। TDS is a system initially introduced by the Income Tax Department. It is one of the modes or methods to collect tax under which certain percentage of amount is deducted by a recipient at the time of making payment to the supplier. It is similar to pay as you earn scheme, also known as withholding tax in many other countries. It facilitates sharing of responsibility of tax collection between the deductor and the tax administration. It also ensures regular inflow of cash resources to the government. It acts as a powerful instrument to prevent tax evasion and expands the tax net, as it provides for creation of an audit trail. The Section 51 of CGST Act provides for deduction of tax at source in certain circumstances. This section specifically lists out the deductors who are mandated by the central government to deduct tax at source, the rate of tax deduction under the procedure for remittance of the tax deductor. Tax collection at source, on the other hand, tax collection at source has similarities with TDS as well as a few distinctive features. चलो इस पर अभी आएंगे, अभी एक बारी उड़ा दीजिए, नेक्स्ट पेज पर आइए। Explain the provision relating to deduction of tax at source. Person liable to deduct tax at source, the TDS provision empowers the central government to make it mandatory for the following persons, the deductor, to deduct tax at source from payment made to the suppliers of taxable goods or services. कि कौन लोगों को काटना है, तो मैंने आपको कहा था सरकार और सरकारी अथॉरिटीज वगैरह ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। आइए, a department or establishment of the central government or state government or local authority or government agency or such person or category of person as may be notified by the government on the recommendation of the council. The following persons have been notified: an authority or a board or any other body set up by an act of parliament or a state legislature or established by any government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function. Society established by the central government or the state government or a local authority under the Society Registration Act and public sector undertakings. The CBIC, by this, has clarified that the provision of 51 of the CGST Act are applicable only to such authority or board or any other body, blah, blah, blah. Okay. The TDS provisions not applicable in certain cases. क्या लिखा है?
TDS provision shall not apply to the supply of goods or services both from a public sector undertaking to another public sector undertaking whether or not a distinct person. तो ये वाले दोनों के दोनों आपस में करेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है TDS काटने की. TDS provision shall not apply to supply of goods or services both which take place between one person to another person specified under A, B, C, D. वही मतलब सरकारी authorities of the said act that is supplies made by government department and PSU to other government department. ठीक है, same बात. फिर second point में बताया TDS at 1% if total value of taxable supply exceeds 2.5 लाख. 2.5 लाख रुपए से बड़ा transaction होगा तब वो 1% पे TDS काटेंगे. ये पढ़िए प्लीज आप लोग खुद से. 1 + 1 है, सॉरी 2 है मतलब. पढ़िए वो डब्बा भी पढ़िए. अटेंडेंस की फोटो जरा फिर से ले, इसमें वाली थोड़ी चेकिंग फिर से लोग बढ़े ना तो देख. आज की डिलीट कर दी, नहीं डिलीट. क्या लिखा है? The deductor has to deduct at 2%, 1% CGST and 1% SGST from the payment made or credited by to the supplier of taxable goods or services both where the total value of such supply under contract exceeds 2.5 lakh. Thus, individual supplies might be less than 2.5 lakh, but if total value of supply under contract is more than 2.5 lakh, tax will have to be deducted at source. The deductor has to deduct tax at 2% from the payment made or credited to the supplier. Value of supply to exclude taxes obviously. ठीक है, स्नेहा पूछिए. अब ये सेम कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट? एज एन इंडिविजुअली देखेंगे कि वो उसने अगर सपोज 4 अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रखे तो एग्रीगेट आपको 2,50,000 या फिर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट? मतलब एक सप्लायर और एक रिसिपिएंट के बीच में देखेंगे पूरा का पूरा मतलब अगर 4 अलग अलग भी है तो भी आपको पूरा ही देखेंगे. आई थिंक यस. चलिए, फिर उसके बाद नो डिडक्शन इन सर्टेन केसेस. अब ना ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाली चीज ही इस पूरे के पूरे चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज है. एक बार जरा समझते हैं थोड़ा सा, मैं बताता हूं वैसे ही आपको. तो मैं सप्लायर और आप रिसिपिएंट. मान लो मैं हरियाणा में और आप लोग सपोज यूपी में. ठीक है, मैं सप्लायर और आप लोग रिसिपिएंट. तो बेसिकली यहाँ पे रिसिपिएंट हुई सरकारी अथॉरिटी, क्योंकि तभी वो होगा. तो मान लीजिए मैंने सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है 5 लाख रुपए का, उस पर उसने टीडीएस काटा. अब इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, लेट इट बी एन, नहीं हाँ चलो लेट इट बी एन इंटर स्टेट सप्लाई. अभी जरूरी नहीं है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई हो, क्योंकि सिर्फ सप्लायर और रिसिपिएंट से नहीं डिटरमिन होता, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई से वो डिटरमिन होता है. बट सपोज इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई. तो इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी चार्ज होगा. जो रिसिपिएंट है यानी सरकारी अथॉरिटी, उसको आईजीएसटी, एक सेकंड, हाँ उसको आईजीएसटी क्रेडिट मिलना चाहिए. अब वो मेरा टीडीएस काटेगा और आईजीएसटी में डिपॉजिट करवा देगा. और आईजीएसटी तो सबका कॉमन होता है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं है. अब मान लीजिए अगर अलग अलग स्टेट्स में है एंड इफ इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब सप्लायर है यहाँ हरियाणा में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी है हरियाणा, लेकिन जो रिसिपिएंट है सरकारी अथॉरिटी वो है यूपी में.
अब वो मेरा टीडीएस काटेगी, अब उस पे लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी क्योंकि इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब वो मेरा टीडीएस काटेगी और यूपी के सीजीएसटी और एसजीएसटी में वो डिपॉजिट करवा देगी। अब मैं यूपी के एसजीएसटी का क्या ही करूंगा, वो तो मेरे को हरियाणा का एसजीएसटी मिलता तो सही 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 होता ना, यूपी के एसजीएसटी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? देखो क्या है लिखा हुआ, नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन अ स्टेट। हाँ तो देखो अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ है तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, which is different from the state of the recipient। recipient कहीं 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 और है। अगर तो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग अलग स्टेट्स में हो ना तो लाइफ में टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि आईजीएसटी है और आईजीएसटी तो पैन इंडिया सेम है। लेकिन अब अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम ही स्टेट में है तो क्रेडिट तो बन जाएगा इसका हरियाणा का। लेकिन अब अगर वो बंदा भी हरियाणा में ही होता, मान लो सरकारी अथॉरिटी भी हरियाणा में, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो मेरा टीडीएस काटता है एसजीएसटी हरियाणा और मेरे को चाहिए भी था एसजीएसटी हरियाणा। लेकिन अगर वो भाई किसी और स्टेट में है तब दिक्कत हो जाएगी। एक बार आप लोग शांति से ये पढ़िए 3ABC, फिर से डिस्कस करते हैं। प्लीज पूछिए अगर कुछ दिक्कत है तो। सॉरी बी वाला पॉइंट समझा देंगे? सॉरी बी वाला पॉइंट। यस सर। सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स। करेक्ट सर। अगर अलग अलग स्टेट्स में है अभिषेक तो फिर इट विल बिकम एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। करेक्ट। एंड उस पर आईजीएसटी बनेगा। अब आईजीएसटी की ब्यूटी ये है कि आईजीएसटी तुम हरियाणा में डिपॉजिट कराओ, दिल्ली में कराओ, चाहे यूपी में कराओ, उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन बहुत आसान है बिकॉज इट इज नॉट आईजीएसटी हरियाणा आईजीएसटी दिल्ली, इट इज अ सिंगल आईजीएसटी अकाउंट। तो वहां पर भी काफी इजीली यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा ओके थैंक्स जी। और कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। समझा आप? सी वाला पॉइंट क्या लिखा है? सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लायर इन स्टेट ए एंड रिसिपिएंट इज इन स्टेट बी। यही है जब टीडीएस नहीं कटेगा। आप देखो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे है तो, और रिसीप देखो, चलो तो मैंने सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, सपोज यूपी गवर्नमेंट को अपना हरियाणा में एक ऑफिस बनाना है, यूपी गवर्नमेंट को हरियाणा में अपना एक छोटा मोटा ऑफिस बनाना है, तो मुझे एज अ बिल्डर यूपी गवर्नमेंट ने हायर करा कि भाई साहब आप हमारे लिए यहाँ पर सुशांत लोग के पास एक बढ़िया सा ऑफिस बनाकर दीजिए। सप्लायर इज फ्रॉम हरियाणा एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली ये है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। The place of supply will also become हरियाणा।
तो इंटरस्टेट का फंडा होता है, इंटरस्टेट पर आईजीएसटी होता है, इंटरस्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, और वो डिटरमिन ऐसे होता है कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है। ये वाली चीजें अभी हमने डिस्कस नहीं करी हुई, देखेंगे। अब यहाँ पर बिकॉज इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। तो मान लो 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 10 लाख रुपए पे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी मैं उस सरकारी अथॉरिटी से लूंगा। ये पेमेंट करते टाइम बिकॉज वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है एंड क्योंकि अमाउंट 2.5 लाख रुपए से बड़ा है, वो मेरा 1+1 2% ऑफ 10 लाख वो मेरा टीडीएस काटेगी। अब वो तो यूपी में है, तो वो यूपी के एसजीएसटी और सीजीएसटी के नाम पर डिपॉजिट करवा देगी। अब सीजीएसटी चलो फिर भी कॉमन है, अब यूपी का एसजीएसटी, अब मैं आगे जाके एसजीएसटी और सीजीएसटी का क्रेडिट लूंगा, मैं कहां से लूंगा? क्योंकि हरियाणा के पास तो पहुंचा ही नहीं, यूपी एसजीएसटी में वो क्रेडिट आ गया, लेकिन मेरे को तो हरियाणा एसजीएसटी चाहिए ना सर। वो अब यूपी में बैठे बैठे हरियाणा में डिपॉजिट करवाओगे नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चक्कर में टीडीएस नहीं काटा जाता। समझ में आया हमें? एक्चुअली आप लोगों ने वो इंट्रास्टेट वाला डिस्कस नहीं करा हुआ ना, तो और वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो उस चक्कर में वो थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए फिर टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स अप टू 10th of next month. The amount deducted as tax under this section shall be paid to the government by the deductor within 10 days from the end of the month in which such deduction is made in such manner as may be prescribed. TDS certificate to be furnished to the deductee. Levy of late fee, पढ़िएगा देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिट ऑफ टीडीएस इन कैश लेजर ऑफ सप्लायर। इसको क्रेडिट लेजर में मत भेजिएगा, ये कैश लेजर है, बस प्रैक्टिकली मेरा कैश में से ही अमाउंट डिडक्ट हुआ है। इफेक्टिवली कैश पोर्शन में से ही अमाउंट डिडक्ट हुआ है। क्या लिखा है? द डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट इन हिज कैश लेजर of the tax deducted and reflected in the return of the deductor furnished under 39(3) in such manner as may be prescribed. The deductee can claim credit of the tax deducted in his cash ledger. This provision enables the government to cross-check whether the amount deducted by the deductor is correct and that there is no mismatch between this. Okay. Interest on delayed deposit of tax आपको 18% से का इंटरेस्ट के साथ कराना होगा। Determination of the amount in default, the refund of excess amount of deduction. The refund to the deduct, भाई अगर ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है तो एक्स्ट्रा आपको जैसे इनकम टैक्स में रिफंड होता है ऐसे यहाँ पे भी रिफंड कर दिया जाएगा। The refund to the deductor or the deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with in accordance with this. No refund if TDS is credited to the electronic cash ledger of the deductee. No refund to the deductor shall be granted if the amount is deducted has been credited to the electronic cash ledger of the deductee. ठीक है, illustration पढ़िए प्लीज, illustration 7 देखिए।
हाँ जी एक डाउट है जी तो ये अभी जो हमने पढ़ा जब टीडीएस हम नहीं लेंगे, जी यही अगर नॉर्मल टीडीएस की सिचुएशन नहीं होती, अगर गवर्नमेंट नॉर्मल सिचुएशन होती, फिर इनकम टैक्स पोर्शन या फिर जीएसटी की बात करें जीएसटी जी सो अगर हम अगर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड हैव बीन हरियाणा एंड द सप्लायर इज इन हरियाणा, तो इंट्रा स्टेट होता, यस and suppose the recipient is registered in UP like you said, तो वो invoice तो SGST CGST हरियाणा का ही generate करता, यस मैम तो in that situation जो recipient है वो SGST CGST UP का credit ITC लेता ना, सॉरी उसको हरियाणा का मिलता है, he is in UP but he would have got credit of SGST and CGST of Haryana only. मैं एक सेकंड फिर से डिस्कस करते हैं हाँ तो यूपी के बंदे ने मेरे को पेमेंट करी 10 लाख प्लस 90,000 एज सीजीएसटी एंड 90,000 एज एसजीएसटी Yeah. और हाँ इस पे हक बनता है हरियाणा का क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है फिर मैंने हरियाणा में ही वो डिपॉजिट करा दिया अब आप एज मतलब जो भी है यूपी की एंटिटी वो बंदा क्रेडिट क्लेम करना चाहेगा तो उसको क्रेडिट कैसे मिलेगा तो उसको हरियाणा का ही क्रेडिट मिलेगा एंड ही कैन इवेंचुअली मे बी अगर फिर कुछ हरियाणा में कभी आउटपुट लायबिलिटी है तो ही कैन यूज इट, पता नहीं ऐसा मतलब होता है. clause is a valid point. I don't think I have a very concrete answer. I think वो कुछ ट्रांसफर करने वाले वाला सा ही जुगाड़ होता होगा जैसे वो आईजीएसटी के थ्रू ट्रांसफर होकर हो जाता है. I'm not entirely sure. But yes आपका point valid है. Okay. फिर इसके बाद हाँ जी कनिष्क बताइए बाकी आप लोग उसमें तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि वाली आईटीसी नहीं. देखिए इलस्ट्रेशन 8 गायत्री बताइए हाँ जी सॉरी तो ये वैसे आईटीसी डेट होते हैं ये वाला, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट का सीजीएसटी का क्रेडिट ले नहीं सकता, मतलब अगर वो कह रही है कि हरियाणा में अगर है वो क्रेडिट तो यूपी वाले नहीं ले सकते उसका क्रेडिट फिर. ओके मतलब जहाँ तक मेरे को पता है तो मतलब क्रेडिट ले नहीं सकते वो. ठीक है लाइक डेट क्रेडिट इन अ वे. हाँ वो डेट है आईटीसी. थैंक यू. ये नेक्स्ट देखिए प्लीज इलस्ट्रेशन 8 आइए देखें Manihar Enterprises registered in Delhi is engaged in supply of various goods and services exclusively to the government departments. Basically सरकार वाले इनको पेमेंट करते होंगे and persons notified under 51 of this, it has provided the information relating to the supplies made, their contract values and the payment due against each of them in the month of October. Supply of stationery to Fisheries Department, Kolkata. अब देखो यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो हमें उसको एक्सक्लूसिव करवा के फिर 2.5 लाख वाली लिमिट चेक करनी होगी. 2.5 लाख पर शायद नहीं था, 2.5 लाख एक्सीड करने पर था ना. हाँ तो 2.5 लाख आता है तो नहीं है आईटी मतलब नहीं है टीडीएस. देखिए पढ़िए प्लीज. बाकी आपने जितना भी अमाउंट पे करा है उस पर काटना है आपको. मतलब पहले तो आप जैसे इसमें ऐसे है ना कि अक्टूबर में पार्शियल पेमेंट्स करी हैं बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो आपको काटना है. देखो पढ़ो.
जैसे पॉइंट नंबर 7 है तो ये आई थिंक एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आप म्यूनिसिपैलिटी टाइप का काम कर रहे हो और द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट मोर देन 25%, तो ये हम लोगों ने एग्जेम्पशंस के अंदर पढ़ा था, तो इस पर नहीं काटा जाएगा। यस, समझ आया समझ आया समझ आया। करो 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 चलो। हाँ मैं समझ आ रहा है समझ आ रहा है समझ आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट, आप खुद किधर है मैम? ये जो बंदा है ये खुद किधर है? सप्लायर किधर किधर का है? दिल्ली। और किसको सप्लाई किया है? फिफ्थ पॉइंट में इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली सर्विस। हाँ, तो बिल्कुल सेम ही बात होगी ना मैम। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, रिसिपिएंट है आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो फिर कटता उस पर। समझ आया हमें? एक और ऐसे काफी अच्छा सा एक सवाल बनता है कि आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील या कुछ केटरिंग वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 लाख रुपए का, तो बताओ उस पे टीडीएस कटेगा क्या? नहीं कटेगा क्योंकि एग्जाम्प्ट होता है ना ये। हाँ वही, वो एग्जेम्प्ट होता है इसलिए नहीं कटेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आइए आगे, यही सब लिखा हुआ है। फिर ओके, फिर ये इन्होंने समरी टाइप बनाई है, ठीक है।
फिर आगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो आपको रजिस्टर कराना जरूरी है अपने आप को। ये चीज भी अगेन हमने एग्जेम्पशंस के अंदर पढ़ी थी थोड़ी बहुत। registration of tax deductor, deductor has to compulsorily register without any threshold limit. The deductor has a privilege of obtaining registration under GST without requiring PAN. He can obtain registration using his tax deduction and collection account number issued under the Income Tax Act 1961. Explain the procedure for grant of registration to person required to deduct tax at source. Grant of registration to person required to deduct tax at source, e-application by tax deductor electronically. ठीक है. The procedure if tax deductor do not have principal place of business in the state in which registration application is made. ठीक है. फिर RC to be issued within 3 working days, जैसा हमने पहले भी देखा था. Cancellation of registration certificate. ठीक है. Explain the procedure for furnishing of return by tax deductor at source. Furnishing of GSTR 7, तो ये हम लोग कल probably returns वाला chapter पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे. Furnishing of GSTR 7, every deductor shall furnish a return in form GSTR 7 electronically through the common portal, either directly or from a facilitation center notified by the commissioner. Details of TDS to be made available to deductee. The details furnished by the deductor shall be made available electronically to each of the deductees on the common portal after filing of Form GSTR 7 for claiming the amount of tax deducted in his electronic cash ledger after validation. Certificate to deductee, ठीक है. फिर उसके बाद है TCS. TCS में वो फर्दर अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, जैसे TDS में तो पेमेंट करते टाइम काटते हैं, TCS में वो पेमेंट लेते टाइम थोड़ी और पेमेंट लेते हैं. आइए. TCS refers to the tax which is collected by the ECO when a supplier supplies some goods or services through its portal and the payment for that supply is collected by the electronic commerce operator. Example, there are many e-commerce operators like Amazon, Flipkart, Jabong, etc. operating in India. These operators display on their portals products as well as services which are actually supplied by some other person. So basically ECO पर TCS वाली चीज apply होती है, ठीक है. The goods or services belonging to other suppliers are displayed on the portals of the ECO and consumers buy such goods services through these portals. On placing the order for a particular product or service, the actual supplier supplies the selected product service to the consumer. The price consideration for the product or service is collected by the ECO from the consumer and passed on to the actual supplier after the deduction of commission by the ECO. The government has placed the responsibility on the ECO to collect tax at 1% from the supplier, मतलब basically seller, तो वो seller को payment करते time. Okay. This shall be done by ECO by paying the supplier the price of the product or service less the tax calculated at 1%. The said amount will be calculated on the net value of goods or services. Basically, अगर आप एक seller हैं selling through Amazon, तो जब Amazon आपको payment कर रहा होगा, उस पे वो 1% काट कर आपको देगा. जो net value of supplies है, net value of supplies का क्या अर्थ है? Sales less returns हटा के. Okay. Write a note on collection of tax at source. पढ़िए please आप लोग.
आगे भी पढ़िए कुछ कुछ। कनिष्क बताइए। यहाँ पर एक चीज लिखी है, TCS ऑन बिलिंग बेसिस एंड नॉट ऑन कलेक्शन बेसिस। इसका कैसे मतलब ये? मतलब भाई जितने का मतलब वो ये नहीं कह सकते कि ये तो अमाउंट अभी रियलाइज नहीं हुआ और ये और वो, जितने की बिलिंग हो गई उस हिसाब से है। बिलिंग वो करेगा जो सप्लायर है, जो ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहा है। नहीं मतलब बिलिंग तो तुम्हारे थ्रू ही, मतलब बिलिंग तो अमेजोन के थ्रू ही होगी ना, तो अमेजोन को एग्जैक्टली मालूम होगा कितना क्या है, और उसी अमाउंट के बेस पे मान लो कैश ऑन डिलीवरी टाइप का है तो उस पे उस टाइप का कुछ नहीं है कि ये तो नहीं आए ये आए वगैरह। अच्छा वो ठीक है ओके थैंक यू सो मच। टीसीएस ओके। फिर इसके बाद अदर मोड्स ऑफ रिकवरी नॉट टू बी अफेक्टेड, तो आपको जो बाकी जो अपनी रिटर्न और ये और वो भरनी है वो तो अभी भी भरनी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स अप टू 10th of next month. फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट will be filed up to 10th of next month. Annual statement will be filed up to 31st December of succeeding financial year. The rectification of mistake in monthly statement by ECO. ठीक है। The claim of TCS by the supplier, matching of details, वही जो ECO ने तुम्हारे behalf पर काटा तो तुमने कुछ बोला उन्होंने कुछ कहा, तुमको दोनों तीनों चीजों का आपस में मैच करेंगे। Communication of discrepancy in details furnished by the e-commerce operator and the supplier. Okay. The non-rectification of discrepancy, addition of amount of discrepancy to output tax liability of supplier. For interest payable on amount added to output tax liability of the supplier. Issuance of notice to furnish details of supply and stock. वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आइए ये एक दो चीजें पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 20, Mr. X is a supplier selling his own products through a website hosted by him. इस केस में ना आपको टीसीएस वगैरह काटने की जरूरत नहीं है। टीसीएस तब काटना होता है जब तुम्हारी साइट पे और लोग अपना सामान बेचे, तुम अपनी साइट पे अपना सामान बेचो तो टीसीएस का कुछ वो नहीं है। आइए क्या लिखा, Mr. X is a supplier selling his own products through a website hosted by him. Does he fall under the definition of ECO? Apparently yes. तुम ECO तो हो लेकिन तुम्हें TCS काटने की जरूरत नहीं है। As per the definition, Mr. X will come under the definition of an ECO. However, according to 52 of the Act,
TCS is required to be collected on the net value of taxable supplies made through it by other suppliers, where the consideration is to be collected by DCO. In cases where someone is selling their own product through a website, there is no requirement to collect tax at source as per provision of this. These transactions will be liable to GST at the prevailing rate. If we purchase goods from vendors and are selling them on our website under our own billing, तब भी नहीं, क्योंकि तुमने खरीद के बेच रहे हो ना तुम, etc. etc. फिर TCS का भी एक टेबल टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, देखिएगा. फिर आगे पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS and TCS, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ ECO. ठीक है, ये पढ़िएगा खुद से, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो आज यही तक करते हैं हम लोग. सिंपल सा ही टॉपिक है, लेकिन पढ़िएगा प्लीज, कुछ अंडरलाइन करते हुए चलिएगा. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने अभी कुछ ऑब्जर्व किया, ऐसी चीज अभी 4-5 दिन पहले भी हुई थी. वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये बात करना, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट है. तो अभी एक आध कोई लोग थे ऑन द क्लास, फिर मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो दे डिड नॉट हैव एनी आंसर. तो पहले हुआ था कि वो भाग ही गए थे खुद, फिर अभी मैंने उन्हें वेटिंग रूम में डाला, फिर वो वहां से भाग गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो शायद हम में से कुछ के लोग दोस्त हों, ये वो प्लीज थोड़ा सा ट्राई करिए कि ये वाली चीजें नहीं हो. हम लोग वीडियो वगैरह पर उतना कुछ इंसिस्ट नहीं कर रहे होते, बट अगर ऐसी चीजें कुछ बाहर आएंगी तो वी माइट हैव टू इंसिस्ट मोर ऑन द वीडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो प्लीज मतलब हम मतलब वी आर मच मोर क्लोजर निट कम्युनिटी दैन समथिंग लाइक दिस. तो प्लीज ऐसा कुछ शेयर मत करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप लोग, कि वो ये क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर पाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, बाकी पता नहीं जो भी है, ठीक है, मतलब और भी लोग हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग. ठीक है, तो प्लीज पढ़िएगा अच्छे से. एंड ठीक है, तो मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन पढ़ा था ना पहले से, रजिस्ट्रेशन और एग्जेम्पशन और एक कॉम्पोजिशन, इनका हम लोग किसी न किसी टाइम पर टेस्ट रखेंगे. तो पढ़ते जाइएगा प्लीज उसको, किसको, एग्जेम्पशंस लंबा है थोड़ा सा, उसको साथ में आप लोग पढ़िए. ठीक है, चलिए मैं एक बार, टेस्ट कब होगा मैं ना बताता हूँ, मैं ना बताता हूँ कि टेस्ट कब होगा, लेकिन बस वही कभी होगा, जल्दी ही होगा, तो आप लोग प्रिपेयर करें. ठीक है, चलो मैं एक बार ही अनम्यूट कर रहा हूँ सबको. चलिए, टेक केयर, फिर बाय बाय. बाय भैया.